हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हिंदी का लेसन 8 पूर्ण विश्राम यह अब हम देख रहे हैं। इसके लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार। इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ शिव अनुजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेखक जो सत्यकाम विद्यालंकार हैं उनका यहाँ जीवन परिचय दिया है। इनका जन्म लाहौर में 1935 में हुआ और यह लाहौर अब पाकिस्तान में है। हमारे देश के विभाजन के बाद यह अब पाकिस्तान में है। परिचय इनका दिया है कि आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। मतलब लेखक ने जो भी कहानियाँ, जो भी रचनाएं लिखी हैं बहुत सरल रूप में लिखी हैं जो आसानी से सभी को समझ में आ जाए। इनका लेखन व्यवहारिक है और आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। व्यवहारिकता में जिस तरह से लिखी जाते हैं लेखन, उसमें उस शैली में इन्होंने लिखा है और व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर इन्होंने अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख जो उन्होंने लेखन किया है वह है स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इन सभी के बारे में इन्होंने अपने लेख लिखे हैं। यहाँ पर गद्य संबंधी मतलब इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है देखेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। बहुत सुंदर एक हमारे जीवन से परिचित, जो हमारी रोज़मर्रा की जीवन में आने वाली जो भी दुविधाएं हैं या जो भी परिस्थितियां हैं उसी के बारे में लेखक ने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि वह व्यवहारिक लेखन लिखते हैं तो सेम उसी तरह की यह रचना है। यह एक कहानी है जो हास्य और व्यंग दोनों ही दिखाती है। हंसना भी है उसमें और एक तरह का व्यंग जिसे हम ताना कहते हैं वह भी इसमें दिया गया है। किस तरह से हम अपने जीवन की भागदौड़ में अगर कुछ क्षण विश्राम के चाहते भी हैं तो वह क्षण चाहते हुए भी हमें नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि हम अपने जीवन की उलझनों को भूल नहीं पाते। तो ऐसी ही कहानी यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत की है जिसे अब हम देखेंगे। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अब यहाँ नेचुरली हम देख रहे हैं कि लेखक को शायद अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो वो ब्लड प्रेशर चेक करने के उस साधन से जब वो चेक करते हैं तो वही काला कपड़ा उनकी बाह पर लपेटते हैं और रबड़ की थैली हमें पता है रहती है जिसमें वो हवा भर के चेक करते हैं कि प्रेशर कितना है। तो सेम उसी तरह से इनको डॉक्टर ने देखा और फिर कहा कि कुछ भी सीरियस बात नहीं है, लेकिन आपको विश्राम की ज़रूरत है, तो आप 2-3 दिन बाहर जाकर विश्राम करके आइए। तो हम नेचुरली देखते हैं ना, कभी कभी डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि आप लोग बाहर थोड़ा घूम कर आइए तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा या फिर आराम मिलेगा। इसी तरह की बात लेखक के साथ हुई। तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो अब लेखक को कुछ है भी नहीं और फिर बाहर भी विश्राम करने को जाने को मिलेगा। तो नेचुरली वह खुश हो जाती हैं। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अब लेखक को जब डॉक्टर ने कह ही दिया है तो लेखक अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाई हम जुहू जाएंगे तो आप तैयारी करेंगे, वहाँ पर 2 दिन तैयारी कर लो, हम 2 दिन वहीं पर विश्राम करेंगे। पूर्ण विश्राम मतलब हम अच्छे से आराम करेंगे। अब पूर्ण विश्राम करते हैं क्या, ये देखते हैं हम आगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो जब यह लेखक जाने वाले थे तो उसके दूसरे दिन ही पूर्णिमा थी। तो उन्होंने सोचा जुहू बीच पर पूर्णिमा के दिन बहुत ही रात में सुहावना मौसम लगेगा, अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने
आधी रात से ही तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से ही पहले उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अब श्रीमती जी तो बहुत खुश थीं, तो उन्होंने फटाफट रात के 2 बजे का अलार्म लगा लिया और उठकर बैठ गई और फटाफट जो सामान लगने वाला था या जिस जिस चीज़ की तैयारी जाने के लिए करने चाहिए उस सब का नोट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। तो सबसे पहले श्रीमती जी कहाँ गई? गैरेज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें मोटर से जाना था, मतलब तो उसके लिए जो जो भी ज़रूरत है उस कार के लिए या मोटर के लिए जो भी ज़रूरत पड़ने वाली है उनको सबसे पहले उन्होंने नोट डाउन किया। तो वहाँ हवा भरने का पंप ज़रूरत पड़ेगी, ट्यूब वॉल है, रबर सॉल्यूशन अगर पंक्चर हुआ तो, फिर 1 गैलन इंजन ऑयल, ये सब चीज़ें उन्होंने नोट डाउन की। दिन भर दौड़ धूप करके पाई धुनी से मिस्त्री लाया। अब लेखक भी फटाफट मिस्त्री को ले आए। क्यों? क्योंकि खिड़कियों की, दरवाज़ों की चिटकनियाँ जो रहती हैं उन्हें ठीक करवाना था। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चिटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मतलब धीरे धीरे ही वो मिस्त्री काम कर रहे थे। मुश्किल से 2 खिड़कियों का काम भी पूरा नहीं हो पाया। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। अब लेखक मोटर के लिए जो भी नोट डाउन किया हुआ सामान था वो सब लाते जा रहे थे, तो अब नेचुरली वो थक गए थे। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। अब दिन भर से तो दोनों भाग दौड़ कर ही रहे थे, तो श्रीमती जी, उनकी पत्नी, उन्हें आश्वासन देती कि ठीक है भाई, आज हम थक रहे हैं लेकिन कल तो हम पूरा दिन विश्राम ही करेंगे। एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अब लेखक की श्रीमती जी ने फटाफट अलार्म लगाया और खुद जाकर सबसे पहले मोटर का पूरा मुआयना किया, क्योंकि उसी से उन्हें जाना था, तो वह ठीक है क्या, उसका सामान रखा है क्या, यह सब चेक किया। फिर आकर और लेट गई और सुबह सुबह फिर अलार्म बज गया 5 बजे। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। हर मिनट पूछने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने, धौंकनी करने में चला गया। अब नेचुरली उस समय स्टोव यूज़ करते होंगे, तो स्टोव में उन्होंने तेल भरा, फिर उसमें पिन लगाकर उसे ठीक किया, लेकिन वह ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और फिर वह अपनी तैयारी में जुट गए। जिस तरह से नेपोलियन ने भी इतनी तैयारी नहीं की होगी वाटरलू जाने के लिए, उतनी से ज़्यादा तैयारी लेखक और उनकी पत्नी कर रहे थे। यह एक उदाहरण नेपोलियन का यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह उसने भी उतनी तैयारी नहीं की थी जितनी हमने यहाँ की थी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं तब हम एक दूसरे को बहुत सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला ना था। अब यहाँ पर लेखक ने साथ ही साथ हमें जीवन के जो मूल मंत्र है वह भी समझाए हैं कि देखिए, अगर हमें कुछ काम करना है तो सहयोग भी करना पड़ता है, और हमें अगर दिया है किसी काम के लिए वचन, उसे भी पूरा करना पड़ता है। कर्म और मन से भी हमें अच्छी तरह से मतलब व्यवहार करना पड़ता है। यह सब बातें लेखक ने यहाँ हमें बताई हैं। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। अब देखिए, उनकी जो पत्नी है वो काम करती जा रही थी और यह एक दूसरे को उनके काम याद दिला रहे थे। मैंने याद दिलाया। लेखक ने क्या याद दिलाया कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। पूड़ियाँ बना रही हैं श्रीमती, तो लेखक कहते हैं कि अचार भी मिर्च का रखना है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अब देखिए, श्रीमती जी को समाचार पत्र पढ़ने की आदत थी, इसलिए वो कहती हैं लेखक से कि मैं तो अचार रख लूँगी, लेकिन आप भी समाचार पत्र रख लेना। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है।
अब लेखक को उनका गुलबंद मतलब मफलर जो हम कान में लपेटते हैं ना, वह याद आ गया, क्योंकि जुहू पर बहुत ठंडी हवा चलेगी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जो हम कश्मीर से लेकर आए थे गुलबंद, वह रखना मत भूलना। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बैदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। अब पत्नी याद दिलाती है कि ठीक है भाई, गुलबंद तो मैं रख लूँगी, लेकिन नहाने वाला सूट है वह तुम रखना मत भूलना, नहीं तो नहाना रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। अब लेखक उन्हें याद दिलाते हैं पत्नी को कि रबर की कैप भी रखनी है तुमको। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट, पेपर, लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। अब जा तो रहे हैं पूर्ण विश्राम करने, लेकिन कितना काम यह लोग लेकर जा रहे हैं। देखिए, पत्नी कह रही कि राइटिंग पैड रख लेना, लिफाफे रख लेना, नोट पेपर रख लेना। राइटिंग पैड का क्या करोगी, लेखक पूछते हैं। तो कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। अब पत्नी कहती हैं कि माँ की चिट्ठी आई हुई है। देखिए, उस आज तो हम मोबाइल फ़ोन या फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय तो चिट्ठियों का दौर था। तो लेखक की पत्नी कहती हैं कि माँ की चिट्ठी आई हुई है, उसका जवाब देना है, तो वहाँ पर खाली बैठे बैठे मैं चिट्ठी लिख दूँगी। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे। तो झट से कहती हैं कि पत्नी कहती है कि चिट्ठियाँ भी जो आई हैं उनके जवाब देने हैं, तो वो भी रख लेना। अब नेचुरली है, जब चिट्ठियाँ लिखते थे उसमें कुछ कुछ पूछते भी थे, भाई आप कैसे हो, आप यह लाए क्या, वह किया क्या। तो यह सब जवाब देने के लिए चिट्ठियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो लेखक की पत्नी कहती है कि चिट्ठियाँ भी रखना है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अब लेखक को धूप भी सहन नहीं होगी, इसलिए उनकी पत्नी कहती है कि चश्मा तो रखना धूप का, लेकिन छतरी भी रखना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाएं, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। तो लेखक कहते हैं ठीक है, मैं छतरी रख लूँगा, चश्मा रख लूँगा धूप का, लेकिन तुम धूप वाली क्रीम ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़कती धूप होती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। अब वो कहती जा रही थी ठीक है बाबा, मैं रख लूँगी, लेकिन क्या ढूंढ रही थी वो, नेल कटर। कैंची, ब्रश सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। अब हम कहीं जाते हैं ना, तो एक सामान भी अगर हमको नहीं मिलता है तो हम किस तरह से घबराते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर उनकी पत्नी की हो रही थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। तो लेखक अपनी पत्नी से कहते ठीक है, नल कटर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। तो वह कुछ और सामान भी अपने साथ रखने लगते हैं, जैसे कि अखबार हुआ, नया अखबार हुआ, कुछ किताबें जिनके बारे में उन्हें कुछ अपनी राय लिखनी थी, ऐसी किताबें रखते हैं। फिर आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा कर लिया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह कौन सी मिलेगी। तो लेखक को कविता की भी धुन थी कि कविता भी लिखना है, इसलिए उन्होंने वह सब चीज़ें भी रख ली। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। अब तैयारी सारी हुई और मोटर में अटैची, थैले, झोले सब रख कर यह जुहू निकल जाते हैं। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट और लोग भी नहा रहे थे समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। देखिए, अब जैसे तैसे तो ये लोग जुहू में पहुंचते हैं, ऐसा लगता है उन्हें जैसे वह लोग ड्रीम लैंड में आ गए हैं। लेकिन वहाँ पर समुद्र तट पर पहुंचते हैं, लोगों को देखकर उत्साह आता है। समुद्र की लहरों में नहाने के लिए जैसे ही उतरते हैं, समुद्र की लहर से उनकी पत्नी को तो जैसे ही समुद्र की लहर आती है, श्रीमती जी को एकदम से कुछ याद आ जाता है। वो तुरंत लेखक से पूछती हैं कि बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं। देखिए, वहाँ जाकर भी इनके दिमाग में शांति नहीं रहती। क्योंकि घर पूरे उनका जो ध्यान है पूरे घर के विचारों में खोया हुआ रहता है। तो उन्हें एकदम याद आ जाता है कि बरामदे की खिड़की जो है वो बंद की है या नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। लेखक
तुरंत कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने बंद की थी या नहीं। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब जैसे ही श्रीमती को लगा अगर वो बंद नहीं हुई तो क्या होगा, तो उस पार का दृश्य हमें तुरंत समझ में आता है ना। अगर खिड़की खुली रह गई तो चोरी तो नहीं होगी, इस तरह की सभी एकदम से ऐसी संभावनाएं हमारे दिमाग में पैदा हो जाती हैं। वही स्थिति लेखक की श्रीमती जी के साथ भी हो रही थी और तुरंत ही उनका दिमाग जो था वह उस जगह से हट गया और लेखक उनसे कहते हैं चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसू का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओंठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। तो सच में अगर हमें किसी बात का डर लगता है तो हमारा चित्त ही नहीं लगता। उसी तरह लेखक की पत्नी के साथ हो रहा था। जैसे ही लेखक उन्हें समझाते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन वह रो पड़ती हैं। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। एकदम से उसे लगता है, उनकी पत्नी को लगता है कि अगर घर की खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो अब तक कुछ बचा ही नहीं होगा। बस ऐसा ही विचार, एक नकारात्मक विचार उनके दिमाग में पैदा हो जाता है। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वो 10 गुना बढ़ गई थी। अब लेखक की पत्नी की धड़कनें तो बड़ी बड़ी, उनको देखकर लेखक की धड़कन भी बढ़ गई। तो जिस धड़कन को शांत करने के लिए, जिस दिमाग को शांत करने के लिए वो जूहू बीच पर आए थे, वो सब अब धरा की धरा रह गया था। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। अब वो घबरा गए। तो जैसे ही लेखक ने अपनी पत्नी को देखा, तुरंत उन्होंने मोटर में बैठे और वह वापस निकल गए और बहुत दुगनी गति से वह लोग वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर वो भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। देखिए, लेखक जैसे ही घर में घुसते हैं तो वो देखते हैं चटकनी तो लगी हुई है, तो उन्हें बहुत ख़राब लगता है। उन्हें याद आता है कि हाँ, यह तो मैंने खुद से ही लगाई थी, पर अब उसका नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं था। अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है। तो सच में ये लोग पूर्ण विश्राम करने गए थे, लेकिन इनकी स्थिति कैसी हो गई, पूर्ण भयावह। सचमुच यह एक हास्य और व्यंग्य से परिपूर्ण कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। धौंकनी करना मतलब हवा भरना, झल्लाना बहुत बिगड़ जाना, झुंझलाना। मुहावरे दिए हैं। आँखों से ओझल होना मतलब गायब हो जाना, हाथ बटाना मतलब सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ना मतलब घबरा जाना, धुन सवार होना मतलब लगन होना। तो ये मुहावरे जो दिए हैं उनके अर्थ के साथ आप वाक्य का प्रयोग करके भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर कहानी है, आप इन्हें फॉलो कीजिए और मैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।